नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आज हम एक नया चैप्टर अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम प्रश्नावली के प्रश्नों का अध्ययन करें उससे पूर्व भूमिका के रूप में आपने कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। जो हमारे निर्देशांक होते हैं युग्म की आवश्यकता होती है और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि ऑर्डिनेट कहलाती है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। इतना हम कक्षा 9th में पढ़ चुके थे। तो इसको विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें और इसमें हम किस तरह से इसको समझेंगे इसे आप देखें और सीखने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। देखो यह चैप्टर कक्षा 10वीं के अध्याय से तो महत्वपूर्ण है ही और आगे हमारे एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा के जो हमारे बनने वाले शिक्षक हैं उनके लिए भी यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस निर्देशांक ज्यामिति में हम निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले बिंदु में हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो आप देखेंगे कि किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो, कोई समतल है और किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है और इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। इससे संबंधित ज्यामिति की शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर में जो हमारा बिंदु दिया गया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है तथा उस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, ऑर्डिनेट हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक समतल है और इस समतल में दो लंबवत रेखाएं, एक आपका x अक्ष है और एक y अक्ष है। तो इस x अक्ष और y अक्ष में आप देख रहे हैं कि इसमें चार तल बन रहे हैं, यानी ये आपका कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है आपका द्वितीय चतुर्थांश और ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो भी बिंदु आते हैं वो हमेशा युग्म के रूप में होते हैं और जिसका पहला होता है आपका x निर्देशांक और दूसरा होता है y निर्देशांक। यानी इस स्थिति में जो भी हमारे बिंदु होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं, क्योंकि जो x अक्ष होता है 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक होती हैं। 0 के y अक्ष में ऊपर प्लस की संख्याएं होती हैं और 0 से नीचे y अक्ष में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं, क्योंकि यहाँ देखो पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो यहाँ पर x प्लस में है तो पहले प्लस होगा और यहाँ पर y भी आपका प्लस में है तो दूसरा जो बिंदु होगा वह प्लस में होगा। तो ये दोनों प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में बिंदु
आते हैं। अब दूसरे में हम देख रहे हैं कि पहला जो बिंदु होता है वह x का होता है, तो यहाँ पर x आपका माइनस में दिया गया है और प्लस आपका y आपका प्लस में दिया गया है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु होंगे वह ऋण और प्लस में होंगे। और जो तृतीय चतुर्थांश होता है इसमें आपका x आपका माइनस में दिया गया है और इसमें y भी आपका माइनस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों x और y ऋणात्मक होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x आपका धनात्मक दिया गया है और y आपका ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु होंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, जे आपका y अक्ष है और ए आपका x अक्ष है, तो y अक्ष से जो भी दूरी होगी वह बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाएगा। यानी x को हम भुज कहते हैं, x निर्देशांक या भुज कहते हैं। और उस बिंदु की x अक्ष से दूरी, जो आपका x अक्ष से अगर आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। अब हम अगला बिंदु देखेंगे तीसरा, कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0, अगर जो भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो x का तो कोई ना कोई मान होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और y का जो मान होगा वह 0 होगा, क्योंकि x अक्ष में जो भी बिंदु आएगा उसका y निर्देशांक 0 होगा और x का कोई ना कोई मान धनात्मक या ऋणात्मक होगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। जब y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा और y का कोई ना कोई मान अवश्य होगा। तो यह परीक्षा की दृष्टि से एक एक नंबर के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से तैयार करना चाहिए। अब अगले बिंदु में हम देखते हैं निर्देशांक अक्ष, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और लंबवत रेखा को वाई अक्ष कहते हैं और इन रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए आपका एक्स अक्ष कहलाता है और ए वाई अक्ष कहलाता है। ये दोनों अक्ष लंबवत एक दूसरे को बिंदु ओ पर या जीरो पर ओ पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं और इन रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। तो मूल बिंदु क्या होता है कि दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो लंबवत रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 के रूप में होते हैं। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसलिए आप यहाँ पर बताएंगे कि दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं और इसे सामान्यतः ओ से हम प्रदर्शित करते हैं या 0 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे और इसको तैयार करने का अभ्यास करेंगे। अब अगला बिंदु है हमारा चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। तो आप देखेंगे कि दो लंबवत अक्षों द्वारा विभाजित चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं, जिसे अभी हमने समझा है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। दो लंबवत निर्देशांक अक्षों द्वारा विभाजित चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं। अब अगला बिंदु दिया है संरेखीय बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो संरेखीय बिंदु होते हैं, यदि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हों तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। यदि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हों तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं।
अगर आप इसको देखें तो अगर मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये 2 बिंदु और ये आपका 3 बिंदु, अगर ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो हम कहेंगे कि वो कैसे बिंदु हैं, संरेखीय बिंदु हैं। अब आगे हम समझेंगे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी जो सूत्र होता है तो इसके लिए आप समझेंगे कि 2 बिंदु, एक है P जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1, और बिंदु Q x2 और y2 के बीच की दूरी PQ। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ निकालने के लिए हम सूत्र देखेंगे D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है और किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यह महत्वपूर्ण सूत्र है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगले बिंदु में हम देखते हैं कि मूल बिंदु 0 0 तथा बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। यानी अगर हम मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये हम समकोण त्रिभुज की सहायता से इसे ज्ञात करते हैं और उसको ज्ञात करके हम इसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्राप्त करते हैं, जिसमें मान रख कर के हम मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में आगे हम उदाहरण पहला देखते हैं, दिया गया है क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और इसमें लिख देंगे, माना कि बिंदु P 3 2 Q -2 -3 और R 2 3 दिए गए बिंदु हैं। तो इसमें हम जब PQ की दूरी निकालेंगे तो इसमें सूत्र लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें मान रख करके हम PQ QR और PR इन तीनों के मान निकाल करके यहाँ पर हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद चूंकि 3 दूरियों में से किन्हीं 2 का योग तीसरी दूरी से अधिक है, इसलिए इन बिंदुओं PQR से एक त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर PQ का वर्ग धन PR का वर्ग बराबर QR का वर्ग। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें ज्ञात होता है कि कोण P बराबर 90 अंश, इसलिए PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को इसी प्रकार से देख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरणों के प्रश्नों को कॉपी में किस तरह से हल करेंगे उसे आप समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर ये उदाहरण आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, हम इसको हल करके भी बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।